अगर आप मुझसे कहें क्या सर हर लाइन पढ़ने की जरूरत है, नो। इसे जेईई मेन 2024 में पूछा जा चुका है। बेस में क्यों यूज करते हैं, जेईई मेन में सवाल पूछा गया है, क्योंकि जो ये तीन आप नहीं लोगे, यानी कि इससे हम लोग एनिलीन नहीं बना सकते हैं। क्यों नहीं बना सकते हैं? नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि बढ़िया और जबरदस्त होंगे, पढ़ाई भी कर रहे होंगे। मैं हूं आप सबका दोस्त और होस्ट जय सिंह। तो मैं आ गया हूं आप लोगों के बीच में एक नया चैप्टर लेके, जिसका नाम है एमीन्स। छोटा चैप्टर है लेकिन बढ़िया चैप्टर है। इससे एक आध सवाल तो आते ही आते हैं और इसकी बेसिसिटी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, वो जरूर पढ़ के जानिए। तो चलिए ज्यादा टाइम ना बर्बाद करते हुए आप मेरे साथ एनसीईआरटी ले लीजिए और जो जो पॉइंट मैं बोलता जाऊंगा उसे आप अंडरलाइन कर लीजिएगा या फिर निकाल लीजिएगा। सारी लाइन पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप मुझसे कहें क्या सर हर लाइन पढ़ने की जरूरत है, नो। सारी लाइन पढ़ने की जरूरत नहीं है। इस पे मैं स्टडी करके आया हूं। जो जो लाइन में अंडरलाइन करते जाऊंगा उसे आप अच्छे से पढ़ लेना, अदरवाइज आपको थोड़ा सा परेशानी हो सकती है। चलिए भाई शुरू करते हैं। जैसे आपसे मैं कहूं कि पहले इंट्रोडक्शन में क्या पढ़ना, जी हां इंट्रोडक्शन पढ़ना है, छोड़ के नहीं जाना है। इसमें आपको कुछ दवाओं के नाम दिखेंगे जिससे आपको सवाल पूछे जा सकते हैं। जैसे कि पहला कंपाउंड है एड्रीनालीन। एड्रीनालीन और एफेड्रिन, ये दोनों ऐसे कंपाउंड हैं जो सेकेंडरी अमीनो ग्रुप रखते हैं, जिसे हम लोग इंक्रीज करते हैं, जिसे हम लोग यूज करते हैं ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करने के लिए। तो पहला सवाल यहां पूछा जाएगा। नोवासीन जो होता है वो सिंथेटिक अमीनो कंपाउंड होता है, जिसे हम लोग एनेस्थेटिक यूज करते हैं डेंटिस्ट्री में, यानी कि जो दांत वगैरह उखाड़ने के लिए हम लोग एनेस्थेटिक यूज करते हैं, वो क्या होता है, नोवासीन होता है। क्या होता है? नोवासीन होता है। बेनाड्रिल, बेनाड्रिल ए वेल नोन एंटीहिस्टामिनिक ड्रग है। एंटीहिस्टामिनिक ड्रग है, यानी जिसमें टर्सरी अमीन होता है। क्या होता है? टर्सरी अमीन होता है। और इसमें सेकेंडरी अमीन होता है, यह भी आपको समझना पड़ेगा। बेनाड्रिल नाम का एक कफ भी आता है मार्केट में, वो भी इसी से कुछ मिलता जुलता है, यानी कि गले में आपके खिचखिचाहट है, खुजली हो रही है, तो हिस्टैमिनिक उसे बीमारी कहते हैं। और एंटी हिस्टैमिनिक मतलब जो हिस्टैमिनिक चीज को रोक ले जाए। जो क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट होते हैं उन्हें सर्फेक्टेंट्स के लिए हम लोग यूज करते हैं। अगर ये 3-4 पॉइंट आपने निकाल लिए तो आपका काम हो जाएगा। चलिए भाई आगे बढ़ते। सबसे पहले अगर मैं एमीन की बात करूं तो मैं बता दूं कि एमीन और अमोनिया, जैसे मैं कहूं CH3 जो है वो एमीन है, और या अगर मैं आपसे कहूं तो NH3 जो है वो एमीन है, लेकिन अगर इससे एक H हटा के R लगा दिया तो ये क्या हो जाएगा, ये अमोनिया है और इसे हम लोग एमीन कहेंगे। क्या कहेंगे? एमीन कहेंगे। अब ये 1 डिग्री भी हो सकता है, 2 डिग्री भी हो सकता है, 3 डिग्री भी हो सकता है, यानी कि ये ऐसा भी दिख सकता है, ठीक है, और ये ऐसा भी दिख सकता है, ठीक है भाई। ये 1 डिग्री है और ये 2 डिग्री है और ये 3 डिग्री है, ठीक है भाई। अगर मैं इनके हाइब्रिडाइजेशन की बात करूं तो नाइट्रोजन की कोई भी फैमिली हो, ध्यान रखना, अगर उसके पास एक लोन पेयर है और वो 3 बॉन्ड बना रहा है तो उसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो sp3 होगा, और उसकी ज्योमेट्री जो होगी वो टेट्राहेड्रल होगी। क्या होगी? टेट्राहेड्रल होगी। और उसका जो शेप होगा, शेप थोड़ा सा डिफरेंट होगा, वो पिरामिडल शेप होगा। क्या होगा? पिरामिडल शेप होगा। शेप और ज्योमेट्री में थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है लोगों को, लेकिन आप लोग याद रखना, ठीक है भाई। 2 बातें आपको समझनी है। और एक और बात समझनी है कि यहां का जो बॉन्ड एंगल होगा ना, वो 109 डिग्री 28 मिनट से थोड़ा सा कम हो जाएगा, क्योंकि लोन पेयर का रिपल्सन काम करेगा। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री में पढ़ा चुका हूं। अब हम बात करते हैं मिक्स और सिंपल अमीन की। अगर मैं बात करूं सिंपल अमीन की और मैं बात करूं मिक्स अमीन की, बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं इस बात को। एनसीईआरटी में लिखा है मिक्स और सिंपल अमीन। सिंपल अमीन का मतलब हो गया कि जब आपके पास 2 डिग्री 3 डिग्री वाले लोग आए तो एल्काइल ग्रुप क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। एल्काइल ग्रुप क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। एल्काइल और एराइल ग्रुप आर द सेम, तो उसे हम लोग सिंपल कहते हैं। मिक्स्ड अमीन किसे कहते हैं?
जब ये एल्काइल या एराइल ग्रुप क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। ये एल्काइल और एराइल ग्रुप क्या हो जाते हैं, डिफरेंट हो जाते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, मिक्स्ड एमीन कहते हैं। बाकी इसमें आपको कुछ और नहीं जानना है। आइए, सबसे पहले मैं अगर सफिक्स की बात करूं तो सफिक्स जो है हम लोग एमीन यूज करते हैं। क्या नाम यूज करते हैं, एमीन यूज करते हैं। जैसे अगर मेरे पास CH3NH2 है और मेरे पास अगर CH3CH2NH2 है और अगर मेरे पास CH2 है और NH2 है और यहां पे NH2 है, तो क्या नाम होगा। बहुत सिंपल सी बात है, एक कार्बन है तो हम लोग लिखेंगे मीथेन और आगे लगा देंगे एमीन। ठीक है भाई, दो कार्बन है तो हम लोग लिखेंगे ईथेन और आगे क्या लगा देंगे, एमीन लगा देंगे। अब यहां पे दो पैरेंट कार्बन चेन है, 1 और 2 दोनों पे आपको NH2 दिख रहे हैं, तो हम लोग लिखेंगे ईथेन और 1,2 दोनों पे लगे हुए हैं तो उसे हम लगा देंगे डाई एमीन। क्या लगा देंगे, डाई एमीन लगा देंगे। ठीक है भाई, अगर मैं और आगे बढ़ूं थोड़ा सा, तो ध्यान रखना, अगर आपके पास CH3NH हो जाए, ठीक है, अगर आपके पास CH3NH CH2CH3 हो जाए, अगर आपके पास CH3NH CH2CH3, यहां पे मैं NH हटा देता हूं और यहां पे आपके हो जाए CH2CH3। देखो, इसमें पैरेंट कार्बन चेन चूज करने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसमें पैरेंट कार्बन चेन चूज करने की जरूरत है। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन वाला क्या हो जाएगा, पैरेंट कार्बन चेन हो जाएगा। नाम लिखोगे तो एक मिथाइल है तो N पे मिथाइल है, लिखेंगे N मिथाइल और आगे क्या लगा देंगे, मिथेनामीन लगा देंगे। क्या लगा देंगे, मिथेनामीन लगा देंगे। और यहां पे N क्या लगा हुआ है, मिथाइल लगा हुआ, तो लगा देंगे N मिथाइल और साथ में क्या लगा देंगे, इथेनामीन लगा देंगे। क्या लगा देंगे, इथेनामीन लगा देंगे। यहां पे क्या लगा है, N पे इथाइल मिथाइल दोनों लगे हैं, तो अल्फाबेट में नाम लिखेंगे तो इथाइल पहले आएगा, तो N इथाइल हो जाएगा और N मिथाइल हो जाएगा। और 3 कार्बन है तो लगाएंगे प्रोपेनामीन। क्या हो जाएगा, प्रोपेनामीन हो जाएगा। क्लियर है भाई, आइए ध्यान से समझते हैं। अगर मैं इनके नाम की बात करूं तो ध्यान से समझना, कॉमन नेम आपको पता होगा, नहीं पता है तो आप कॉमन एल्काइल ग्रुप का नाम जान लो, इथाइल आइसोप्रोपाइल, एन प्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल। ठीक है ना भाई, ये तीनों याद रहेंगे। और ये 2 डिग्री का बता चुका हूं। ध्यान रखना, अगर डबल बॉन्ड भी आए और NH2 भी आए तो प्योरिटी किसको देनी है भाई, मेरे NH2 को देनी है। ये गड़बड़ी मत कर देना आप लोग, ठीक है भैया। और इसका नाम एनिलीन होता है, इसका नाम टॉलिडीन होता है और इसका नाम ब्रोमो एनिलीन हो जाएगा और इसका नाम N-डेन डाई मिथाइल एनिलीन हो जाएगा। ठीक है भाई। और जो बेंजीन के ऊपर होता है, ध्यान रखना, NH2, इसे जेईई मेन 2024 में पूछा जा चुका है। ठीक है, इसके 2 नाम होंगे, ये पूछा जा चुका है जेईई मेन में। ठीक है, एक तो एनिलीन भी होगा और बेंजीनामीन भी होगा। क्या हो जाएगा, बेंजीनामीन भी हो जाएगा। तो ये गलती मत करना, आप इस नाम को ध्यान में रखना। चलिए भाई आगे बढ़ते। क्लासिफाई द फॉलोइंग एमीन्स एज प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी। ये वाला जो है वो सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा है, यानी कि 1 डिग्री हो जाएगा। ये जो है 3 कार्बन से जुड़ा है, यानी कि 3 डिग्री हो जाएगा। ये जो है सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा है तो 1 डिग्री हो जाएगा। ये वाला 2 कार्बन से जुड़ा है तो यानी कि 2 डिग्री हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि इतनी बात समझ में आ रही होगी। कमेंट करके बताइए पिरिडीन का नाइट्रोजन किस डिग्री का होता है। चलिए कमेंट करके बताइए कि पिरिडीन का नाइट्रोजन कितने डिग्री का होता है। मैं मान जाऊंगा आप लोगों को कि आपने पढ़ा है। चलिए,
राइट स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट आइसोमेरिक एमीन्स करस्पॉन्डिंग टू द मोलिकुलर फॉर्मूला C4H9। देखो C4H9 H11 NH2N का मतलब हो जाएगा C4H9 हो जाएगा, साथ में क्या हो जाएगा, NH2 हो जाएगा। ठीक है भाई। अब मुझे सिर्फ मैं 1 डिग्री का बना रहा हूं, 2 डिग्री 3 डिग्री नहीं बना रहा हूं। तो 1 डिग्री में कितने हो जाएंगे रूप, इसके एक रूप तो ये हो जाएगा और एक रूप तो यहां पे हो जाएगा और एक ऐसे हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। यहां NH2 लगा दो, यहां NH2 लगा दो, यहां NH2 लगा दो, यहां NH2 लगा दो। ठीक है ना, ये चारों 1 डिग्री बन गए। लेकिन अगर मान लो कोई 2 डिग्री पूछ लेता है तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा C1 NH3 और C2 NH2। 3 कार्बन को 2 तरीके से बदल सकते हैं, एक N प्रोपाइल लिख सकते हैं और एक आइसो प्रोपाइल लिख सकते हैं। तो यानी यहां से कितने आ जाएंगे, 2 आ जाएंगे। और इथाइल को बदल नहीं सकते तो यहां से कितने आ जाएंगे, 1 आ जाएंगे। लेकिन कोई आपसे 3 डिग्री अमीन पूछे, याद रख लेना ये आ सकता है सवाल, याद रख लेना भैया, ये नीट में आ सकता है, हल्के में मत लेना भैया, ये आ सकता है। कितने होंगे पूछ सकता है। 3 डिग्री में क्या हो जाएगा, C1N। अब 4 है तो यहाँ पे C2 रख दो, यहाँ पे C1 रख दो। इनको बदल नहीं सकते तो यहाँ से कितने हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे। टोटल कितने हो जाएंगे, 4 उधर से मिल गए, 4 4 8 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। नाम लिखना आसान है, नाम लिख ले जाओगे। चले भाई आगे बढ़े। आइए भैया, अगर आपके पास, ध्यान रखना, कोई भी NO2 ग्रुप है, ठीक है, और उसकी रिएक्शन हम किससे करा रहे हैं, H2PD इथेनॉल से करा रहे हैं पहला, या फिर हम SN प्लस HCl से करा रहे हैं, या फिर तीसरा Fe प्लस HCl से करा रहे हैं, तो ये किस में बदल देगा, NO2 को NH2 में बदल देगा, NO2 को NH2 में बदल देगा। ठीक है भाई। एक अच्छी बात याद रखनी है, आपसे पूछा जाएगा कि SN प्लस HCl और Fe प्लस HCl में अच्छा कौन सा होता है, तो हम लोग आयरन का स्क्रैप यूज करते हैं, ये गुड माना जाता है क्योंकि ये FeCl2 फॉर्म करता है, जिसका हाइड्रोलिसिस करने पे ये HCl रिलीज करता है, और HCl रिलीज करेगा यानी कि छोटे से HCl के अमाउंट से हम लोग इसका इनिशिएशन करा सकते हैं। अब एरोमेटिक है चाहे वो नॉन एरोमेटिक है, सभी हो जाएंगे। बस याद रखना, एक आपको याद रखना है कि पीएच NO2 हो और उसकी रिएक्शन अगर LAS से करा लोगे, ठीक है ना, तो एजोबेंजीन बन जाता है। याद रखना, एनिलीन नहीं बल्कि एजोबेंजीन बन जाएगा। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। बाकी LAH भी ले सकते हो, आप लेना चाहो तो आप LAH भी ले सकते हो। चलिए भाई आगे बढ़ते। अमोनोलिसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड, ध्यान समझना, किसी भी अमोनिया की अगर आपने अमोनोलिसिस करा दी किसी भी हैलाइड की, RX है, यहां पे आपके पास क्या है, NH3 है, ये लोन पेयर इसको देगा तो क्या हो जाएगा, RNH3 प्लस X माइनस हो जाएगा। और इसको जब हम बेस में डाल देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, RNH2 मिल जाएगा। बेस में क्यों यूज करते हैं, जेईई मेन में सवाल पूछा गया है, क्योंकि जो X माइनस है ना वो एसिड बना लेता है। वो क्या बना लेता है, एसिड बना लेता है। जैसे XHCl बना सकता है, HBr बना सकता है, HI बना सकता है। तो उसके प्रभाव को कम करने के लिए जेईई मेन में सवाल पूछा था, यानी कि PYQ से इसमें भी सवाल आ चुका है। अब आइए ध्यान समझते हैं। अगर मेरे पास RX है, इसकी रिएक्शन में NH3 से करा रहा हूं, तो मेरे को क्या मिलेगा, RNH2 मिलेगा फाइनली। फिर से मैं अगर इसकी रिएक्शन RX से कराऊंगा तो क्या हो जाएगा, RNHR मिल जाएगा। और फिर से इसकी रिएक्शन RX से कराऊंगा तो क्या मिल जाएगा, R3N मिल जाएगा। और फिर से इसकी RX से कराऊंगा तो क्या हो जाएगा, R4N प्लस X माइनस मिल जाएगा। क्लियर है बात। यानी कि हम कहें तो मिक्सचर ऑफ एमीन मिलता है, इसे क्वाटर्नरी सॉल्ट कहते हैं। क्या मिलता है, मिक्सचर ऑफ एमाइन मिलता है। ठीक है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास एक रिएक्शन आ रहा है RX प्लस अमोनिया, और अमोनिया एक्सेस में है,
क्या है, अमोनिया एक्सेस में, RX एक्सेस में नहीं है, तो यहां पे आपको RNH2 मेजर फॉर्म में मिल जाएगा, यानी कि 1 डिग्री एमीन क्या हो जाएगा, मेजर फॉर्म में हो जाएगा। ये सवाल खूब बार बार आपसे रिपीट किए जाएंगे, यहां के जैसा को दिख रहा है। अमोनोलिसिस हैज द disadvantage of yielding a mixture of primary, secondary, tertiary and also a quaternary ammonium salt. However, primary amine is obtained as a matter product by taking large excess of ammonia. और यहाँ पे देखो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है और उसमें RI का रेट RBR से, RBR का रेट RCl से ज्यादा होता है। RF वाले ये रिएक्शन शो नहीं करते हैं। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते। पहला सवाल देखा मैंने ध्यान से, तो RCl की जगह C2H5Cl दे रखा है और इसकी रिएक्शन किससे करा रहे हैं, अमोनिया से। सिंपल सी बात है, क्या बनेगा, C2H5NH2 बनेगा और फिर से RX की रिएक्शन कराओगे तो क्या हो जाएगा, C2H5NH C2H5 बन जाएगा। फिर से इसमें RX की रिएक्शन कराओगे तो क्या हो जाएगा, C2H5N C2H5 साथ में C2H5 बन जाएगा। फिर से कराओगे तो क्या हो जाएगा, C2H5 होल 4 N, अच्छा यहां पे 3 ही दे रखा है, ठीक है तो 3 ही ले लेते हैं, एक सॉल्ट बन जाएगा, Cl- हो जाएगा। ठीक है भाई, आइए, वैसे यहां पे 3 नहीं 4 हो जाएगा, गलत दे रखा, क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, याद रख लेना, क्वाटरनरी सॉल्ट बनता। मैं गलत पढ़ा दूंगा लेकिन ये गलत थोड़ी बोलेगा भाई। ठीक है, दूसरे में क्या हुआ, दूसरे में एक बार आपने CH3, एक बार आपने PH CH2Cl लिया, इसकी रिएक्शन अमोनिया से करा दी। अब क्या बन गया आपके पास, PH CH2NH2 बन गया। ठीक है, अब इसकी रिएक्शन आपने 2 मोल किससे करा दी, CH3Cl से करा दी, यानी कि ये 2 CH3 कहां जुड़ेंगे, NH पे जुड़ेंगे, यानी कि क्या हो जाएगा, PH CH2 और साथ में N हो जाएंगे, जिसपे 2 CH3 लग जाएंगे। क्या लग जाएंगे, CH3 लग जाएंगे। ये भाई प्रोडक्ट बनाने के तरीके। चलो भाई आगे बढ़े, आइए अगली रिएक्शन है रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल। देखो अगर आप पास रिडक्शन आ रहा है ना, तो RCN का 2 दे रखा, मैं 3 बता दूंगा आप लोगों को। पहला दे रखा है H2NI से कर सकते हो, तो PD भी ले सकते हो। दूसरा दे रखा है NaHG, इथेनॉल ले सकते हो। तीसरा आप लोग SN+HCl भी ले सकते हो। ये सारे के सारे क्या करेंगे, RCH2NH2 में चेंज करेंगे, जिसे हम लोग 1 डिग्री एमीन के नाम से भी जानते हैं। अब चाहे एरोमेटिक हो, चाहे वो कुछ भी हो, एलिफेटिक हो, प्रोडक्ट तुम्हें सेम ही दिखने वाले हैं, प्रोडक्ट तुम्हें सेम ही दिखने वाले हैं, 1 डिग्री एमीन बनेगा। बहुत खूबसूरत बात है कि अगर आपके पास एमाइड है, RC+NH2, ध्यान रखना सिर्फ LAH के बारे में जानकारी है और LAH पानी के साथ मुफ्त में मिलता है। पानी दिया भी हो सकता है, पानी नहीं भी दिया हो सकता है, ध्यान रखना। तो यानी कि LH क्या करेगा, C++ को हटा के H लगा देगा, यानी कि RCH2NH2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, RCH2NH2 हो जाएगा। ये बात थोड़ा सा क्लियर करके रखना भाई। चलो भाई आगे बढ़े। गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस, अगर इसे आप ध्यान से पढ़ोगे ना, तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करता है, SN2 रिएक्शन करता है, यानी कि वही RX जो होंगे RNH2 में बदल जाएंगे। जो RX लोगे उसी के X को हटा के क्या लगा देना है, NH2 लगा देना है। और इसकी कंडीशन है कि RX क्या नहीं हो सकता है, पहला बेंजीन X नहीं हो सकता, तुमने कहा हाँ समझ गया मैं। दूसरा CH2 डबल बॉन्ड CH पे X नहीं हो सकता, तुमने कहा हाँ मैं समझ गया। और ब्रेड्स रूल वाले नहीं हो सकते हैं,
कौन से नहीं हो सकते? ब्रेड्स रूल वाले नहीं हो सकते हैं। ध्यान रखना, ये 3 आप नहीं लोगे, यानी कि इससे हम लोग एनिलीन नहीं बना सकते हैं। क्यों नहीं बना सकते हैं? क्योंकि एनिलीन के लिए बेंजाइल क्या होना चाहिए? PHX होना चाहिए, और PHX न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं शो करता है। अगर नहीं शो करेगा तो नहीं होगा। क्या प्रोसेस है? पहले थैलीमाइड लीजिए, थैलीमाइड की बेस से रिएक्शन कराइए, N- हो जाएगा अच्छा न्यूक्लियोफाइल। अगर ये अच्छा न्यूक्लियोफाइल है तो क्या हो जाएगा? फिर अच्छा न्यूक्लियोफाइल RX पे अटैक करेगा और ये यहां से निकल जाएगा। यहां पे क्या हो जाएगा? NR हो जाएगा। ठीक है भाई। अब हम कराएंगे बेसिक हाइड्रोलिसिस। बेसिक हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो क्या हो जाएगा? OH इधर जोड़ेंगे और H इधर जोड़ेंगे। अब OH की जगह हम लिख देंगे ONA, ONA और इधर H जोड़ेंगे। ठीक है भाई। तो ये क्या हो जाएगा? ये सोडियम थाइलेट सॉल्ट हो जाएगा और यहां पे क्या मिल जाएगा? 1 डिग्री एमीन मिल जाएगा। यानी कि अगर इसमें कुछ इंटरेस्टिंग सवाल मैं बनाऊं तो आपसे सवाल ऐसे पूछा जाएगा, ध्यान से देख लीजिए कैसे पूछा जाएगा। ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है भाई, ठीक है। सिंपल सी रिएक्शन होगी और करा लेना। आपसे बोलेगा कि पहले हमारे पास KOH है, दूसरा C2H5Cl है, तीसरा NOH है। पहला हमारे पास KOH है, दूसरा हमारे पास PHCH2, तीसरा हमारे पास NOH। पहला सेम है, दूसरा Cl है, तीसरा भी सेम है। मैकेनिज्म पे मत जाना, सीधे सीधे यहां पे क्या लिख दोगे? C2H5NH2 दोगे और यहां पे क्या दे दोगे? PHCH2NH2 दोगे। इस मेथड से एनिलीन नहीं बना सकते हैं। और इससे क्या हो जाएगा? यहां पे क्या लगा दोगे? NH2 लगा दोगे। क्लियर भाई? चले आगे बढ़े। हाफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन बहुत अच्छी चीज है। इसमें आप याद रखना 4 मोल बेस यूज होता है। हमें तो एनसीईआरटी पढ़नी, मैकेनिज्म से हमें कोई लेना देना नहीं है। तो हमारे पास अगर RC डबल बॉन्डो NH2 आए, ध्यान रखना, और R के साथ अगर PH लगा हो तो भी ठीक है ना, और इसकी रिएक्शन आपसे कहे कि Br2 NaOH से करा रहे हैं, ठीक है, या फिर कई बार इसे NOBr भी बोल देंगे या KOBr भी बोल देंगे। ठीक है भाई। तो करना क्या है? CO को गायब कर दो। ये स्टेप डाउन रिएक्शन होती है। CO को गायब कर दीजिए तो R या PH के साथ क्या लगा दोगे? NH2 लगा दोगे। सभी के साथ हो सकता है, बिल्कुल सभी के साथ हो सकता है। सिंपल रिएक्शन है, यस, वेरी वेरी सिंपल रिएक्शन। आइए, कह रहा है कि इसको इसमें कन्वर्ट करो। देखो, कार्बन बढ़ाना है तो तुम्हें CN से रिएक्शन करानी पड़ेगी। Cl को हटा के CN लगाओ और CN का रिडक्शन करा दो। CN का रिडक्शन हमने H2Ni से करा दिया तो क्या बन गया? एमीन बन गया। Cl को हटा के हमने CN लगाया, CN लगते ही कार्बन बढ़ गया और कार्बन बढ़ते ही हमने H2Ni से रिडक्शन करा दिया तो क्या मिल गया? एनिलीन मिल गया। क्या मिल गया? एनिलीन मिल गया। क्लियर है भाई? उम्मीद करता हूं कि यह बात याद रहेगी। आइए, कह रहा है कि द एमाइड विच गिव्स प्रोपेनामीन। अगर मेरे पास प्रोपेनामीन मिल रहा है, ठीक है ना, और हाफ मैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन से रिएक्शन हो रही है, यानी कि यहां पे क्या रहा होगा? यानी कि यहां पे CH3 CH2, यहां पे CH2 और लगा दो, ठीक है, CH2 C डबल बॉन्डो NH2 रहा होगा। यानी कि इसके बीच में क्या जोड़ देना है? CO जोड़ देना है। अब ये कह रहा है कि ये एनिलीन रहा होगा तो कोई टेंशन नहीं, एनिलीन रहा होगा। बस PH के बीच में क्या जोड़ देंगे हम? C डबल बॉन्डो जोड़ देंगे, साथ में NH2 जोड़ देंगे, ये रहा होगा। सिंपल। ठीक है भाई। आइए, ये जेईमेन में खूब पूछा गया, खूब ज्यादा पूछा गया। बेंजीन से एनिलीन कैसे बना सकते हो? आपके पास बेंजीन है, सबसे पहले हम क्या कर देंगे?
नाइट्रेशन करा दें HNO3H2SO4 से तो क्या हो जाएगा, नाइट्रोबेंजीन हो जाएगा। ठीक है, बन गया। और नाइट्रोबेंजीन से हम लोग क्या करा दें, इसका रिडक्शन करा दें। इसका रिडक्शन कराएंगे तो क्या हो जाएगा, एनिलीन बन जाएगा। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। और फिर एनिलीन से हम लोग इसकी 2 मोल CH3Cl से रिएक्शन करा दें तो क्या हो जाएगा, बेंजीन के ऊपर लगे नाइट्रोजन पे 2 CH3 लग जाएंगे, ये बन जाएगा। बेंजीन से अगर N कामा N डाई मिथाइल एनिलीन बनाना तो ये बना दो, बेंजीन से एनिलीन बनाना है तो ये बना दो। क्लियर है भाई। आई तीसरे की बात करते हैं। फर्स्ट और सेकंड तो इसी में बता दिया। Cl है, कार्बन बढ़े हैं, हेक्सा आने का मतलब कार्बन बढ़े हैं, और कार्बन बढ़ाने वाला सिर्फ एक ही रिएजेंट है Cn, और यहां पे Cn हमने लगा दी, KCN से रिएक्शन करा दिया, हमारे पास Cn मिल गया, CH2 4 बार थे, और हमारे पास यहां पे Cn मिल गया। इसका हमने करा दिया रिडक्शन, H2Ni से रिडक्शन करा दिया। अब हमारे पास NH2 है, Cn वाला CH2 है, और ये 4 बार पहले ही थे, और Cn वाला CH2 है, साथ में NH2 है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 6 कार्बन है तो हेक्सेन हो जाएगा, 1,6 डाई एमीन हो जाएगा। चलिए भाई, फिजिकल प्रॉपर्टी आप पढ़ना चाहते हो तो बहुत सिंपल सी बात है, बस ध्यान रख लेना कि एमीन जो होती है उसकी बॉइलिंग पॉइंट जो है अच्छी होती है। क्यों? क्योंकि उनमें क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। लिखा प्राइमरी एंड सेकेंडरी एमीन्स आर इंगेज्ड इन इंटरमोलिकुलर एसोसिएशन ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग between nitrogen of one and hydrogen of other molecule. This intermolecular association is more in primary. यानी कि हाइड्रोजन की बात की जाए तो 1 डिग्री की ज्यादा होगी 2 डिग्री से, 2 डिग्री की ज्यादा होगी 3 डिग्री से। तो बॉइलिंग पॉइंट की भी बात करें कंपैरिजन मोलेकुलर मास में तो 1 डिग्री की ज्यादा होगी 2 डिग्री से, 2 डिग्री की ज्यादा होगी 3 डिग्री से, और यही बात आपको लिखी गई है। प्राइमरी की ज्यादा होगी सेकेंडरी से, सेकेंडरी से ज्यादा होगी टर्सरी से। और अगर मैं ध्यान से देखूं कंपैरेबल मोलेकुलर मास में बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट अगर मैं देखूं तो 390 से ज्यादा किसी का नहीं है, यानी कि अल्कोहल का सबसे ज्यादा हो जाएगा। अल्कोहल के बाद आपका 1 डिग्री अमीन आएगा, फिर 2 डिग्री अमीन आएगा, फिर 3 डिग्री अमीन आएगा, फिर हाइड्रोकार्बन आएगा। ये कंपैरेबल मोलेकुलर मास होगा तब, कंपैरेबल मोलेकुलर मास होगा तब। अगर कंपैरेबल मोलेकुलर मास नहीं होगा तब आपको बॉइलिंग पॉइंट में याद रखना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, मोलेकुलर वेट, और बॉइलिंग पॉइंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगी, ब्रांचिंग। मान लो सभी में 1 डिग्री अमीन दे दिया, तब आपको ये दोनों फॉर्मूला लगाना है जब फंक्शनल ग्रुप क्या हो जाए, सेम होने लगे, या कंपैरेबल मोलेकुलर मास नहीं हो तो। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। बेसिसिटी में तुम्हें बस इतना याद रख लेना है कि जो बेसिक स्ट्रेंथ होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर, जिसके पास लोन पेयर ज्यादा हो जाएगा। कुछ पॉइंट्स बता देता हूं। पहले, अगर आपके पास नाइट्रोजन है वो sp3 है, अगर आपके पास नाइट्रोजन है वो sp2 है, अगर आपके पास नाइट्रोजन है वो sp3 है, तो सबसे ज्यादा जो बेसिक स्ट्रेंथ होगी वो sp3 की होगी। अगर मान लो नाइट्रोजन sp3 है तो उसमें भी तुम्हें कैटेगरी देखनी पड़ेगी, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री देखनी पड़ेगी। वाह भाई, और 3 डिग्री की ज्यादा होगी। तीसरी बात, अगर नाइट्रोजन sp2 है तो उसमें तुम्हें देखना पड़ेगा लोकेलाइज्ड लोन पेयर किसका है, वो ज्यादा हो जाएगा किसके कंपैरिजन में, डी लोकेलाइज्ड के कंपैरिजन में। और ये अगर तुम कर ले गए, समझ गए, तो तुम्हारा सवाल हो जाएगा। एक अच्छा सवाल करा देता हूं, याद रखना। तुम्हारे पास एनिलीन है, तुम्हारे पास पिरिडीन है, तुम्हारे पास पिपरीडीन नाम होता है इसका, और तुम्हारे पास पायरोल है। तुम्हारे पास क्या है, पायरोल है। ए है, बी है, सी है, डी है। अगर मैं बात करूं तो इसका नाइट्रोजन छोड़ दो तो बाकी सभी के sp2 हैं,
तो यानी कि बेसिक स्ट्रेंथ तो सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा, पिपरीडीन का हो जाएगा। बहुत बार ये पूछा जाता है, सी का ज्यादा हो जाएगा। अगर सभी के हाइड्रोजन sp2 हैं तो आपको लोकलाइज्ड और डीलोकलाइज्ड देखना पड़ेगा, और ये जो है लोकलाइज्ड होता है, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करता है, तो बी आ जाएगा। वो भी डीलोकलाइज्ड है, ये भी डीलोकलाइज्ड है, लेकिन डी वाला अगर लोन पेयर अपना दे देगा तो भैया एरोमेटिसिटी भंग हो जाएगी, और अगर एरोमेटिसिटी भंग हो जाएगी इसका मतलब वो बेसिक स्ट्रेंथ अच्छा नहीं शो कर पाएगा, यानी कि ए हो जाएगा और डी हो जाएगा। मार्केट में गलत ऑर्डर चल रहा है तो ध्यान से देखना भाई आप लोग। ये फर्जी है, नहीं पढ़ना है, ये भी फर्जी है, नहीं पढ़ना है। यहां पे कुछ ऑर्डर लिखे हैं, उनके आप कंपैरिजन कर लीजिए कि किसके ज्यादा होंगे किसके नहीं होंगे। जैसे मैं कहूं तो फिनाइल मिथेनामीन के बारे में पूछ रहा है, एन मिथाइल एनिलीन के बारे में पूछ रहा है। जैसे मैं आपसे कहूं कि मेरे पास NH2 है, ये मैं डेटा से सवाल बना रहा हूं, मेरे पास CH2NH2 है और मेरे पास NHCH3 है और मेरे पास NCH3 और NCH3 है। आइए, सबसे ज्यादा अगर मैं तुमसे कहूं कि किसी का होगा तो ये होगा, ये होगा, क्योंकि ये sp3 है, तो यानी कि A B C D, तो सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा, B का। अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये sp2 है, ये भी sp2 है, वो भी sp2 है, लेकिन वो 3 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, और ये 1 डिग्री बोल सकते हैं, प्राइमरी है। तो यानी कि क्या हो जाएगा, D C और A हो जाएगा। डेटा दे रखा है, मिला लो। आइए, आपको एक निचोड़ याद रखनी है। निचोड़ क्या है, ये पूरी कहानी पढ़ने के बाद, पूरी कहानी नहीं पढ़नी है, पूरी कहानी पढ़ने के बाद जो चीज आपको समझ में आ रही वो ये है कि भैया अगर एक्वस मीडियम है या मीडियम इज नॉट गिवन, बहुत बार सवाल पूछा जाएगा, मीडियम नॉट गिवन। अगर आपको मीडियम नहीं गिवन है तो याद रखना कि 213 और 231, 213 NH3, लास्ट में NH3 लगा दो, 231 NH3 ऑर्डर होगा। ये 2 डिग्री 1 डिग्री 3 डिग्री, 2 डिग्री 3 डिग्री 1 डिग्री। 213 नंबर छोटा होता है, 231 नंबर बड़ा होता है। ये छोटा नंबर है और ये बड़ा नंबर है। अगर ये छोटा है तो छोटे के लिए होगा और ये बड़ा है तो बड़े के लिए होगा। उम्मीद करता हूं कि इतनी बात समझ में आ रही होगी। अगर आपको बोल दे कि गैस फेज है, अगर बोल दे कि गैस फेज है, ध्यान रखना फॉर ऑल, सभी के लिए एक ही ऑर्डर हो जाएगा गैस फेज में। क्या, 3 2 1 एंड NH3 हो जाएगा। याद रखना, इससे सवाल पूछे जाते हैं और नीट के लिए पढ़ के जाना, डायरेक्ट सवाल आएंगे। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ो। आइए, आइए आगे बढ़ते हैं कि एल्काइलेशन वर्सेस अमोनिया, एराइलमीन वर्सेस अमोनिया। देखो, अमोनिया और एराइलमीन्स की बात करूं तो RNH2, इसका ये सब नहीं देखना है, इसकी बेसिक स्ट्रेंथ जो होती है इससे ज्यादा होती है। ठीक है भाई, क्योंकि उसका लोन पेयर अवेलेबल नहीं है। आइए, कह रहा है कि अगर आपके पास कुछ ऐसे कंपाउंड दिख जाएं, मान लीजिए ये NH2 है और ये NH2 है और ये NH2 है,
इस पे हमने लगा दी OCH3, इस पे लगा दी CH3 और इस पे लगा दी NO2। अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर ज्यादा होना चाहिए, ये प्लस M लगाता है देने का काम करेगा, प्लस H लगाता है देने का काम करेगा, माइनस M लगाता है खींचने का काम करेगा। यानी कि अगर मैं इसे A बोल दूं, इसे मैं B बोल दूं, इसे मैं C बोल दूं, तो बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा? A का, फिर B का, फिर C का। ये बेसिक स्ट्रेंथ है, ठीक है। एक बात और ध्यान रखना, बेसिक स्ट्रेंथ ना पूछ के वो K पूछ सकता है, तो प्रोपोर्शनल होता है। K ना पूछ के आप K भी पूछ सकता है, K भी ना पूछ के PKB भी पूछ सकता है। तो उम्मीद करता हूं कि तुम्हें ये बात समझ में आ रही होगी। क्लियर भाई? चलें आगे बढ़े। आई कह रहा कि अरेंज द फॉलोइंग डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ दियर बेसिक स्ट्रेंथ। हमें कुछ भी नहीं बताया गया है कि किस फेज में है, लेकिन एक बात समझ में आ गया कि भैया जो एनिलीन वाला है ना, PH NH2 वाला, वो उसका बेसिक स्ट्रेंथ सबसे कम होगा। और ये इथाइल है, बड़े वाले हैं, तो बड़ा नंबर क्या हो जाएगा? 231 और NH3। अब उसमें 2 डिग्री है कि नहीं है, 3 डिग्री है कि नहीं है, वो तुम देख लो, ये सेट करके ऑर्डर आ जाएगा। उम्मीद करता हूं कि इतनी बात समझ में आ रही होगी। चले भाई आगे बढ़े। आइए, एल्काइलेशन पढ़ चुके हम लोग, एसाइलेशन पढ़ते हैं। एसाइलेशन में क्या होगा? डायरेक्ट याद रखें। अगर आपके पास RC डबल बॉन्डो Cl है और इसकी रिएक्शन आप करा रहे हो RNH2 से, ठीक है, तो ये लोन पेयर यहां पे अटैक करेगा और ये निकल जाएगा। यानी कि आपको क्या बनने वाला है? RC डबल बॉन्डो NH R डैश, यानी कि ये 2 डिग्री एमाइड बनाएगा। अब R की जगह एरोमेटिक ले सकते हो, PHC डबल बॉन्डो Cl कर लो और RNH2 रख लो, तो क्या हो जाएगा? PHC डबल बॉन्डो NHR हो जाएगा। आप दोनों एरोमेटिक रख लो, PHC डबल बॉन्डो Cl हो जाएगा और साथ में इसे PH NH2 कर दो, तो क्या हो जाएगा? PHC डबल बॉन्डो NH PH हो जाएगा, PHC डबल बॉन्डो NH PH हो जाएगा। क्लियर भाई? कोई कंफ्यूजन नहीं? ये मैंने आप लोगों को बताया भाई, ठीक है। कह रहा कि कार्बोक्सिलिक एसिड और अमीन की रिएक्शन कराओगे तो क्या होगा? कार्बोक्सिलिक एसिड अमीन से रिएक्शन कराओगे, एसिड बेस रिएक्शन होकर सॉल्ट बनेगा, RC डबल बॉन्डो O माइनस और NH4 प्लस हो जाएगा। उम्मीद करता हूं इतनी बात समझ में आ रही होगी। और हीट कर देंगे तो RC डबल बॉन्डो NH2 हो जाएगा, ठीक है। आइए, कार्बिल एमाइन रिएक्शन। कार्बिल एमाइन रिएक्शन में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले सवाल होते हैं। ध्यान रखना कि अगर मुझसे कोई कहे कि कार्बिल एमाइन टेस्ट, कोई मुझसे कहे कार्बिल एमाइन टेस्ट, तो ये दिख रहा है कि ये क्या बनाते हैं? RNC बनाते हैं। लेकिन जो नहीं दिख रहा वो बता देता हूं कि 1 डिग्री एमीन टेस्ट देते हैं, 2 डिग्री 3 डिग्री एमीन टेस्ट नहीं देते हैं। और क्या बनाते हैं ये लोग? ये लोग क्या बनाते हैं? आइसोसाइनाइड बनाते हैं। और जो इंटरमीडिएट होता है, क्लोरोफॉर्म जहां भी आएगा वहां पे डाइक्लोरोकार्बीन बनेगा। क्या बनेगा? डाइक्लोरोकार्बीन बनेगा। अगला रिएक्शन, अगर तुम्हारे पास RNH2 है, इसकी रिएक्शन आप HNO2 से कराओगे। जो लोगों को नहीं पता, ध्यान रखना, पहले कार्बोकेटाइन बनता है और इसका रीअरेंजमेंट भी पॉसिबल है, ठीक है। फिर हम लोग पानी डालते हैं तो हमें क्या मिल जाता है? ROH मिल जाता है। ये मैंने देसी तरीके से बताया, ठीक है भाई। अगर मेरे पास 1 डिग्री अमीन आएगा तो क्या होगा इस टेस्ट में? इसे नाइट्रस एसिड टेस्ट कहते हैं।
और 2 डिग्री अमीन आएगा तो क्या हो जाएगा, ये एरोमेटिक वाला भी हम लोग आगे पढ़ेंगे डाइजोनियम में। और 3 डिग्री अमीन आ जाएगा तो क्या होगा, अगर 1 डिग्री अमीन आएगा तो नाइट्रोजन गैस इवॉल्व होगी। 2 डिग्री आएगा तो क्या हो जाएगा, अगर मैं कहूं कि 2 डिग्री आएगा अमीन तो क्या हो जाएगा, येलो कलर का ऑयली लिक्विड मिलेगा। आदत हो गई ना ऑफलाइन में पलट के पूछने की, तो मैंने सोचा कि कोई देख रहा है तो बताएं। और 3 डिग्री में क्या हो जाएगी, नो रिएक्शन हो जाएगी। क्या हो जाएगी, नो रिएक्शन हो जाएगी। ये बात याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है भाई, ऐसा कोई साल नहीं जाता जब कार्बिलमाइन से सवाल ना पूछे जाए। हिंसबर्ग, हिंसबर्ग भी एसाइलेशन जैसा है, प्रोडक्ट बनाने में किसी कोई दिक्कत नहीं होगी, प्रोडक्ट सभी का बन जाएगा। ठीक है ना, लेकिन तुम्हें जो टेस्ट है ना वो याद रखना पड़ेगा कि अगर 1 डिग्री अमीन है और 2 डिग्री अमीन है और अगर 3 डिग्री अमीन है, इससे जो प्रोडक्ट बनेगा 3 डिग्री तो नो रिएक्शन, लेकिन इसका प्रोडक्ट क्या होगा, सॉल्युबल होगा किसमें, बेस में। देखो इसके पास H है इसलिए ये सॉल्युबल होंगे, इसके पास H नहीं है तो इनसॉल्युबल होंगे, तो हम बोलेंगे कि इनसॉल्युबल इन एल्कली। और 3 डिग्री के पास जो है H ही नहीं होगा तो ये वाले रिएक्शन नहीं करेंगे। ये मोटा मोटी आपको याद रखना है। आजकल इसे हम लोग, ये जेई ने सवाल पूछ लिया था हिंसबर्ग टेस्ट क्या होता है, आजकल हम लोग पैराटोलाइल बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड को, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड पहले भी मानते थे, पैराट पे टोल्यूइन लगा देने पे आजकल मॉडर्न रिएजेंट का काम कर रहा है। ये किसका काम कर रहा है, मॉडर्न रिएजेंट का काम कर रहा है, ये लिखा हुआ है। आइए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में अगर मैं बता दूं तो जो एनिलीन है ना, तुम्हें ये याद रखना स्ट्रांग होता है बहुत, और स्ट्रांग होने की वजह से Br2CS2 लो या फिर Br2H2O लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अल्कोहल में फर्क पड़ता था, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये दोनों ही केस में क्या बना देंगे, आर्थो पैरा पोजीशन पे ब्रोमीन बना देंगे जो व्हाइट कलर का होता है, जो किस कलर का होता है, व्हाइट कलर का होता है। और यहां से सवाल नीट 2025 में पूछे गए। ठीक है भाई, क्लियर है आप लोगों को इतनी बात, ठीक है। अगला सवाल है कि अगर हमें सिर्फ पैरा पे चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, तो तुम्हें एसाइलेशन कराना पड़ेगा। ये तुम्हारे पास NH2 है, इसका तुम एसाइलेशन कराओगे। एसाइलेशन कराने से क्या होगा बताते हैं। जब तुम एसाइलेशन कराओगे तो क्या बन जाएगा, तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, NHC डबल बॉन्डो CH3 हो जाएगा। तो OC डबल बॉन्डो CH3 हो या NHC डबल बॉन्डो CH3 हो, ये मॉडरेट ऑक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं। क्या बोलते हैं इन्हें, मऊगा बोलते हैं, मॉडरेट एक्टिवेटिंग ग्रुप, माउजी जो भी पढ़ना हो, मॉडरेट बोलते हैं। अब इनका आप करवा दो, ब्रोमिनेशन करा दो एसिटिक एसिड की प्रेजेंस में, तो क्या हो जाएगा, पैरा पे क्या लग जाएंगे, ये NHCOCH3 है, पैरा पे Br लग जाएगा। वापस एनिलीन लाना है, पानी डाल दो, पानी डालते हाइड्रोलिसिस हो जाएगा, ये पुनः वापस मिल जाएगा। तुम्हें हर प्रोसेस में यही करना पड़ेगा। तुम्हें अगर NH2 की पावर को कम करना है तो तुम्हें एसाइलेशन कराना पड़ेगा हर प्रोसेस में। जिस जिस प्रोसेस में तुम्हें रिएक्शन दी जाएंगी तुम्हें यही कराना है भाई। आइए, नाइट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नाइट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि जैसे ही हम नाइट्रेशन कराते हैं उसमें एसिड डालते हैं और NH2H+ लेके क्या बना लेता है, एनिलीनियम आयन बना लेता है। क्या बना लेता है, एनिलीनियम आयन बना लेता है, जो कि स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग कहलाता है। क्या कहलाता है,
स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग कहलाता है और मेटा डायरेक्टिंग होता है। क्या होता है? मेटा डायरेक्टिंग होता है, जिसकी वजह से जब हम नाइट्रेशन कराते हैं तो आर्थो पैरा की बजाय हमारे पास पैरा और मेटा बनते हैं। क्या बनते हैं? पैरा और मेटा बनते हैं। फिर से इसने कहा कि भाई मुझे पैरा पे बनाना हो NO2 तो कैसे बनाएंगे? सबसे पहले इसका पावर कम कीजिए, पावर कम कर दिया। अब नाइट्रेशन करा दीजिए, नाइट्रेशन करा दिया, फिर पानी डाल दीजिए, फिर से बन जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई भाई? बिल्कुल आसान है, पिछले जैसा है। करना क्या है? सिंपल है। चलिए भाई आगे बढ़ते। ये इंपॉर्टेंट, अगर आप सल्फोनेशन कराओगे तो क्या हो जाएगा? एनिलीन क्या है? एनिलीन क्या है भैया? बेस है। H2SO4 क्या है? एसिड है। तो एसिड हो जाएगा क्या? H प्लस इसको दे देगा NH3 प्लस और HSO4 माइनस, एक सॉल्ट बन गया। हीट करेंगे तो यहां से SO3H निकल के यहां पे जाके लग जाएगा, जिसे सल्फेनिलिक एसिड कहते हैं। नाम इंपॉर्टेंट है, एसीटा एनिलाइड कहते हैं इसे। हम लोग क्या कहते हैं? एसीटा एनिलाइड कहते हैं। ध्यान रखना, इस वाले का नाम अगर तुमसे कोई पूछे कि इसका नाम क्या है तो बताना एसीटा एनिलाइड नाम है। क्या नाम है? एसीटा एनिलाइड नाम है। डायरेक्ट आ जाएगी रिएक्शन, बता नहीं पाओगे। सल्फेनिलिक कहते हैं। और सल्फेनिलिक एसिड में जो है ज्यूटर आयन बनता है। ज्यूटर आयन जैसे ग्लाइसिन की मैं बात करूं, NH2CH2CH। एसिड बेस दोनों होते हैं तो ये क्या बना लेते हैं? ज्यूटर बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? ज्यूटर बना लेते हैं। ज्यूटर का मतलब होता है डाईपोलर हो जाते हैं। और जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं कि एनिलीन जो है वो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं शो करता है, क्योंकि लुईस एसिड के संपर्क में आने से ये NH2 प्लस और AlCl3 माइनस हो जाएगा, यानी कि डीएक्टिवेटिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डीएक्टिवेटिंग हो जाएगा, जो रिएक्शन को कम कर देगा। और ध्यान रखना है कि जो डायरेक्ट EWG ग्रुप लगे होंगे उन सभी का हम फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं कराते हैं। यह सवाल खूब पूछा जाता है और आपसे भी पूछा जा सकता है, तो आप लोग मेंटली इसके लिए प्रिपेयर्ड रहिए कि आपसे सवाल पूछा जाएगा तो आप कर पाएंगे। ठीक है भाई, आइए आगे बढ़ते हैं। बेसिक स्ट्रेंथ का सवाल पूछ रहा है। अब पहले वाले में अगर मैं बेसिक स्ट्रेंथ देखूं तो सबसे ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ किसका हो जाएगा? 2 डिग्री है तो C6H5CH2NH2। ठीक है भाई, ये ओपन है और ये बड़ा वाला ग्रुप है, तो सबसे ज्यादा हो जाएगा किसका? C2H5 होल ट्वाइस NH का। ठीक है, 2 डिग्री हो जाएगा, फिर 1 डिग्री हो जाएगा। और 1 डिग्री में कौन कौन से आ रहे हैं? C2H5NH2 और C6H5। तो C2H5NH2 का ज्यादा हो जाएगा और C6H5NH2 का कम होगा। क्यों कम होगा भैया? ऐसा क्या हो गया इसके साथ? ऐसा क्या हो गया सर? ऐसा क्या हो गया भैया? इसका माइनस आई लगता है, खींचने का काम करेगा, और यहां पे CH3 का क्या? प्लस आई लगेगा। और उसके बाद क्या हो जाएगा? उसके बाद आपके पास बचा खुचा आएगा। 2 डिग्री हो गया, 1 डिग्री हो गया, 3 डिग्री तो है नहीं आपके पास। 3 डिग्री नहीं है तो उसके पास NH3 आएगा और सबसे कम क्या हो जाएगा? PHNH2 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये sp2 वाले हैं, क्योंकि ये sp2 वाले हैं। बाकी भी आप ऐसे ही कर लेना भाई, ठीक है ना। चलिए, इसकी रिएक्शन कराओगे तो क्या हो जाएगा? NH3 प्लस Cl माइनस बनेगा। और इसकी रिएक्शन कराओगे तो यहां पे क्या हो जाएगा? C2H5 होल थ्राइस N प्लस HCl माइनस। क्लियर है भाई? आइए डाइजोनियम सॉल्ट के बारे में समझते हैं। डाइजोनियम सॉल्ट जितना आसान दिखता है उतना आसान है नहीं।
डाइजोनियम सॉल्ट है तो बहुत आसान, लेकिन हम लोग गलत जानते हैं इसके बारे में। यहां पे प्लस होता है और यहां पे Cl माइनस होगा, या फिर यहां पे HSO4 माइनस हो सकता है, या फिर BF4 माइनस हो सकता है। ये 3 प्रकार के लोग जो है हमें बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट दर्शाते हैं। और रिएक्शन से समझ में आता है कि जो डाइजोनियम सॉल्ट होता है वो EWG ग्रुप होता है। और यहां से ध्यान रखना कि जो स्टेबिलिटी होती है वो रूम टेम्परेचर पे, यानी कि 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड पे अवेलेबल होती है। नीट 2023 में सवाल पूछा था। इसके बाद ये स्टेबल नहीं होती है। रूम टेम्परेचर पे सिर्फ एक बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट स्टेबल होता है, जिसका नाम है बेंजीन डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट। वो रूम टेम्परेचर पे क्या होता है? स्टेबल होता है। आइए हम आगे पढ़ेंगे अभी। आइए, और इसे हम लोग डाई एजोटाइजेशन कहते हैं। आइए, अगर हमारे पास बेंजीन है, नाइट्रेशन करा दें, नाइट्रेशन कराएंगे तो क्या हो जाएगा? नाइट्रोबेंजीन हो जाएगा। और इसकी रिएक्शन हम Fe+HCl से करा दें तो क्या हो जाएगा? एनिलीन हो जाएगा। एनिलीन की रिएक्शन हम किससे करा दें? HNO2 से करा दें। और HNO2 किससे आएगा? NaNO2+HCl के सॉल्यूशन से आता है, जिसका टेम्परेचर 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड रखना है। तो क्या बनाएगा भैया? ये तो एनिलीन बन गया। ये क्या बनाएगा? बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट बनाएगा। क्या बनाएगा? बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट बनाएगा। और इसे डाई एजोटाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? डाई एजोटाइजेशन कहते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी में तुम्हें बस एक चीज याद रखनी है कि बेंजीन डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट इज वाटर इनसॉल्युबल एंड स्टेबल एट रूम टेम्परेचर। बाकी सभी जो है वाटर के सॉल्युबल होते हैं, लेकिन ये इनसॉल्युबल होते हैं और रूम टेम्परेचर पे क्या होते हैं? स्टेबल होते हैं। बाकी सभी टूट जाते हैं। बाकी सभी क्या हो जाते हैं? टूट जाते हैं, लेकिन ये टूटता नहीं है। ठीक है भाई, आइए आगे बढ़ते हैं। पहले भी हमने पढ़ा था, फिर से मैं बता देता हूं कि अगर आपके पास बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट है और उसकी रिएक्शन आपने अगर Cu2Cl2 और HCl से करा दी तो क्या बन जाएगा? क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। बहुत बढ़िया। और Cu2Br2 से करा दी तो ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा। CuCN से करा दी तो साइनोबेंजीन बन जाएगा। और इसे हम लोग सैंडमेयर रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? सैंडमेयर रिएक्शन कहते हैं। इसी का एक भाई आता गटरमैन रिएक्शन। गटरमैन रिएक्शन में क्या हो जाएगा? गटरमैन रिएक्शन में सिर्फ और सिर्फ Cu के साथ HCl लेना है और Cu के साथ HBr लेना है। द यील्ड इन सैंडमेयर रिएक्शन इज फाउंड टू बी बेटर देन गटरमैन रिएक्शन। यानी कि सैंडमेयर रिएक्शन को अच्छा यील्ड माना जाता है। यहां पे गुड यील्ड होता है। क्या होता है? गुड यील्ड होता है। किसके कंपैरिजन में? किसके कंपैरिजन में? गटरमैन के कंपैरिजन में। ठीक है भाई। अगला रिएक्शन है कि अगर आपके पास डाइजोनियम सॉल्ट है और उसको आपने KI के साथ हीट करा दिया तो सिंपल सी रिएक्शन आयोडोबेंजीन बन जाएगी। सिंपल सी रिएक्शन क्या हो जाएगी? आयोडोबेंजीन बन जाएगी। क्या बन जाएगी? आयोडोबेंजीन बन जाएगी। ठीक है भाई। तीसरी बात, अगर आपके पास बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट है, अगर आपके पास बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट है और उसकी रिएक्शन HBF4 और हीट के साथ कराओगे, ध्यान रखना, तो आपको इसे बाल्ज सीमन रिएक्शन कहते हैं। बाल्ज सीमन रिएक्शन कहते हैं। तो ये हो जाएगा N2+BF4-। और इसे हीट करोगे तो ये जाके तब आपको फ्लोरोबेंजीन बनाएगा। क्या बनाएगा? फ्लोरोबेंजीन बनाएगा। तो जेई वाले सवाल पूछते हैं कि कौन सा बेंजीन, फ्लोरोबेंजीन, आयोडोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन सैंडमेयर रिएक्शन से नहीं बनाया जा सकता है। तो ध्यान रखेंगे, आयोडोबेंजीन और फ्लोरोबेंजीन सैंडमेयर रिएक्शन से नहीं बनाए जा सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं बनाए जा सकते हैं। ठीक है भाई, चलिए, बहुत अच्छी बात। रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन। अब सर्टेन माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट लाइक हाइपोफॉस्फोरस, जिसे हम लोग H3PO2 कहते हैं,
या पी ब्लॉक वाले उसे फॉस्फेनिक एसिड भी कहते हैं। और इथेनॉल, इथेनॉल बोले तो दारू, रिड्यूस कर देते हैं किसमें, बेंजीन में। एरीन को बेंजीन भी बोला जाता है। किसमें रिड्यूस करते हैं, बेंजीन में। उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या सवाल बनेगा कि H3PO2 कहां ऑक्सीडाइज हो रहा है, H3PO3 में, और इथेनॉल, इथेनॉल कहां जा रहा है, इथेनॉल में जा रहा। ठीक है भाई। यानी कि अगर आपके पास बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट है और इसकी रिएक्शन H3PO2 वाटर के साथ करा दें या इथेनॉल के साथ करा दें, CH3CH2, तो ये खट्ट से क्या बना लेगा, बेंजीन बना लेगा। क्या बना लेगा, बेंजीन बना लेगा मेरे भाई। ठीक है। लेकिन अगर खौलते पानी में डाल दिया, बॉइलिंग वाटर में डाल दिया, ध्यान रखना नॉर्मल वाटर में कुछ नहीं होगा। आपके पास बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट है और आपने बॉइल वाटर में डाल दिया, बॉइल H2O में डाल दिया, खट से क्या बन जाएगा, फिनॉल बन जाएगा। ऐसा कोई साल नहीं है जब डाइजोनियम सॉल्ट पे सवाल ना पूछा जाए, और यहीं से पूछा जाएगा। आइए, जब भी आप ऐसा सोचो ना, एनिलीन से नाइट्रोबेंजीन बनाना हो या फिर डाइजोनियम सॉल्ट से नाइट्रोबेंजीन बनाना हो, तो तुम्हारे पास एक तरीका है, फ्लोरोबोरिक एसिड के साथ हीट कर दो, ये बन जाएगा, डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट बन जाएगी। ये स्टेबल होता है, ये रूम टेम्परेचर पे स्टेबल होता है, इसे हीट कर सकते हैं। NaNO2 के साथ हीट करोगे तो क्या बन जाएगा, नाइट्रोबेंजीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, नाइट्रोबेंजीन बन जाएगा। उम्मीद करता हूं कि इतनी बात आप लोगों को समझ में आ रही होगी। आइए, अगर आपके पास बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट आ रहे हैं, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट आ रहे हैं, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट, ठीक है ना भाई, N+Cl-, और इसकी रिएक्शन अगर आपके पास बेंजीन के ऐसे कंपाउंड से कराई जाए, इस पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे हों, तो भैया ये पैरा डायरेक्टर होते हैं, ये इसको अप्रोच करेंगे यहां पे अटैक करने के लिए, तो क्या बना लेगा, ये एजोबेंजीन बना लेगा। क्या बना लेगा, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड टूट जाएगा, एजोबेंजीन बना लेगा। क्या बना लेगा, एजोबेंजीन बना लेगा। याद रखना, जिस पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा होगा उसका पैरा साइट बहुत एक्टिवेटिंग होगा, यानी कि इलेक्ट्रोफाइल जाके उसके पैरा पोजीशन पर अटैक करेगा। और पैरा अगर किसी सिचुएशन में खाली नहीं है तो आर्थो पे भी कर सकता है, जेई में और जेई एडवांस में सवाल ऐसे पूछे गए हैं। ठीक है भाई। आइए, अब फिनॉल की रिएक्शन कराओगे तो क्या बन जाएगा, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीन बन जाएगा, एजोबेंजीन। ऑरेंज कलर की डाई होती, कैसे याद रखोगे, फिनॉल में OH होता है और ये OH मीडियम का होता है और ये ऑरेंज कलर का होता है, तीनों में OO है, बाकी दूसरा याद हो जाएगा। एनिलीन लोगे तो ये बेसिक मीडियम एसिडिक मीडियम होगा और ये येलो कलर की डाई होगी। क्या होगी, येलो कलर की डाई होगी, नाम होगा पैरा एमिनो एजोबेंजीन। पैरा पे क्या लगा है, एमिनो लगा है और एजोबेंजीन है। अगर आपसे ऐसा लिखा जाए PH एंड डबल बॉन्डो PH, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, एजो बेंजीन कहेंगे। क्या कहेंगे, एजो बेंजीन कहेंगे। ठीक है भाई। आइए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है तो पढ़ने की जरूरत नहीं है। आइए, कह रहा है कि इससे हमें 4 नाइट्रोटोल्यूबिन से 4 ब्रोमोबेंजोइक एसिड बनाओ। नाइट्रो को हटा रहा है, नाइट्रो को हटाने का तरीका क्या है, एनिलीन बनाना है। उससे पहले इसने ब्रोमिनेशन करा दी, और अगर बेंजीन पे 2 ग्रुप लगे हैं, ध्यान से समझ लेना, अगर 2 ग्रुप लगे हैं और इलेक्ट्रोफाइल हमें अटैक कराना है, किसके रिस्पेक्ट में अटैक कराओगे, जिसका प्लस होगा, यानी कि प्रियोरिटी किसकी ज्यादा होती है, प्लस एम की ज्यादा होती है माइनस एम से, पहला। और 2 प्लस एम आ जाए तो जिसका प्लस एम ज्यादा होगा उसकी प्रियोरिटी भी ज्यादा हो जाएगी। ठीक है भैया, क्लियर है। चलिए, तो इसने ब्रोमिनेशन कराया, आर्थो पे ब्रोमीन लग गया क्योंकि पैरा खाली नहीं था, रिडक्शन कराया एनिलीन बन गया, डाइएजोटेशन कराया डाइजोनियम सॉल्ट बन गया, H3PO2 वाटर डाला तो ये निकाल दिया
उड़ गया, बेंजीन बन गया। और KMnO4 बेस के साथ रिएक्शन कराई तो COK बन जाएगा, और फिर H+ डाल देंगे तो क्या बन जाएगा, अब बनेगा एसिडिफिकेशन तो कराना पड़ेगा लाला, CH और यहाँ पे Br हो जाएगा। ठीक है भाई, या तो फिर यहाँ पे एसिडिफिकेशन आपको देना पड़ेगा, बेसिक मीडियम में कभी भी एसिड नहीं बन सकता। आइए, कह रहा 3 मिथाइल एनिलीन है आपके पास। ठीक है, मेरे पास NH2 है और मेरे पास 3 पे मिथाइल है। ठीक है, नाइट्रोटोल्यूइन बनाना है। अब एनिलीन से नाइट्रो बनाना है तो मेरे दिमाग में खुरापात चली कि यार कैसे कर सकते हैं। फिर HBF4 वाली थोड़ी थोड़ी फीलिंग आ रही थी। मैंने कहा 1 मिनट, इसकी रिएक्शन में पहले HNO2 से करा दूं, डाइजोनियम सॉल्ट बना दूं, N2+Cl- और CH3। HBF4 के साथ हीट करा दूं, HBF4 के साथ हीट कराऊंगा तो डाइजोनियम सॉल्ट बदल गया। अब हमारे पास दूसरा डाइजोनियम सॉल्ट आ गया जो स्टेबल होता है, और इसको अगर मैं हीट कर दूं NaNO2 के साथ, NCERT में दे रखा है, तो क्या बन जाएगा भाई मेरे, यहां पे तो NO2 बन जाएगा और यहां पे क्या हो जाएगा, टोल्यूइन हो जाएगा। तो 3 नाइट्रोटोल्यूइन हो जाएगा। क्लियर है भाई, पहला हो गया है। दूसरे पे चलते हैं। कह रहा है कि एनिलीन है और एनिलीन की जो रिएक्शन है वो करा के 1,3,5 ट्राइब्रोमोबेंजीन बनानी। मैंने कहा 1 मिनट, मुझे चमक गया, पहले मैं ब्रोमिनेशन करा दूं। ब्रोमिनेशन कराऊंगा तो एनिलीन के साथ क्या बन जाएगा, व्हाइट कलर की प्रेसिपिटेट बन जाएगी, यहां ब्रोमीन, यहां ब्रोमीन, यहां ब्रोमीन हो जाएगी। और इसकी मैं डाइजोनियम सॉल्ट से रिएक्शन करा दूं तो यहां पे क्या बन जाएगी, डाई एजोटाइजेशन कराए तो डाइजोनियम सॉल्ट बन जाएगा, और यहां पे क्या लगेगी, Br 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 Br। अब ऐसा कोई रिएजेंट यूज कर लो, H3PO2 यूज कर लो या फिर इथेनॉल यूज कर लो। ठीक है ना, ये दोनों ही सॉल्ट को निकाल देंगे और आपके पास एक अच्छा सा 135 ट्राइब्रोमो बेंजीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 1,3,5 ट्राइब्रोमो बेंजीन बन जाएगा। इसकी एक्सरसाइज कर लें आप। एक्सरसाइज करने के बाद एक बार अपने क्लास नोट को आपके जो टीचर पढ़ाए होंगे उनको देख लीजिए, और एक पेज पे एक शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, और भरोसा करिए कि नीट में वही सवाल आएगा जो आपके शॉर्ट नोट्स में होगा। मेरा भी 11 सालों का तजुर्बा है, मैं भी कुछ सोच समझ के ही बता रहा हूं। मैं तो बस NCERT पढ़ाने आया था। क्लास में थोड़ा सा हम ज्यादा पढ़ाते हैं, लेकिन हम बच्चों से बोलते हैं कि जो NCERT में है सिर्फ वही पढ़ के जाएं, वही आने वाला है। तो चलिए, बस आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू, शुक्रिया, नमस्कार। फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। नमस्कार, जय हिंद।